सर मेरी जो तस्वीरें घर की जो वायरल हो रही हैं वो मेरा एक्चुअल वास्तविक घर है। माताजी को कॉल की, माताजी को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। 2022 में पहली बार दृष्टि ग्रुप की जो मेंटरशिप प्रोग्राम था करोल बाग में इंग्लिश मीडियम का, उसको ज्वाइन किया सर। ऐसे के लिए विकास दिव्य कीर्ति सर की पर्सनल क्लासेज जो हुई थी, उन्होंने पर्सनली ली थी, उन क्लासेज को मैंने ज्वाइन किया था। तो सर इस तरह से दृष्टि ग्रुप का मेरे सफलता में योगदान रहा था। हजार बर्क गिरे लाख आधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने, और इस बात को साबित किया है हमारे आज के यूपीएससी टॉपर पवन कुमार ने। पवन कुमार ने यूपीएससी में 239वीं रैंक के साथ अपना पद आईएएस के लिए सुनिश्चित किया है। बहुत बहुत बधाई आपको और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। पवन जी का जो जीवन है बहुत ही अलग किस्म का रहा है, तैयारी के मामले में, उनके संघर्षों के मामले में और उनकी इस सफलता के मामले में, क्योंकि 1016 लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिसमें से कुछ ही लोग आईएएस बने हैं और उनमें से इस बार पवन जी भी हैं। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये बताइए, जब रिजल्ट आया तो क्या परिस्थिति थी, किसने रिजल्ट देखा और किसने बताया आपको? सर रिजल्ट की जब आने की संभावनाएं थी वो 15 तारीख से ही स्टार्ट हो गई थी, 15 अप्रैल से ही। 15 अप्रैल में चर्चा थी कि आज रिजल्ट आएगा। तो सर 15 अप्रैल में मैं जब मेरा पूरे दिन नेट ऑन था फ़ोन में और मैं लगातार नोटिफिकेशन चेक कर रहा था कि अभी रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट आएगा। लेकिन 15 में नहीं आया, 16 में आया सर। 16 में भी मैं यही वेट कर रहा था। तो सर लेकिन फाइनल जो मुझे बताया था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है वो मुझे मेरे दोस्त के द्वारा पता चला। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपकी रैंक 239 है। आप कहाँ पे थे उस वक्त, क्या कर रहे थे? सर मैं अलग ही कंडीशन में था। मैं उस टाइम वॉशरूम में था। अमूमन ये होता है जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो लोग खुद से देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, कहते कोई और देख लो, मुझे बता दो। तो आपके साथ वही स्थिति कुछ बन रही थी? सर मेरे साथ ये था कि जैसे ही आएगा मुझे तुरंत अपना रोल नंबर डालना है और तुरंत देखना है। मतलब मेरा ये था कि बस अपना ही देखना है, आगे पीछे कुछ नहीं देखना। तो फिर आपने घर वालों को बताया? जी सर, मैंने फिर माताजी को कॉल की, माताजी को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। क्या रिएक्शन रहा घर वालों का? सर माताजी बहुत ज़्यादा खुश थी। उनका कहना था कि चलो भगवान ने हमारी सुन ली और फाइनली हमारे जो हार्ड वर्क थे, आज उनकी जो हार्ड वर्क थे वो पूरे हुए। जब आप पूरी तरह से संघर्ष में लगे हुए थे और आज जब आपको सफलता मिली है, तो अब इस सफलता के लिए आप किसे किसे अपनी सफलता का क्रेडिट देना चाहेंगे? सर मेरी सफलता में सबसे पहले सर मैं अपने माता पिता का और मेरी बहनों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके अलावा सर मेरे मामा सोनू सोलंकी, मेरी मौसी और मेरी दोस्त प्रियंका और मेरे दोस्त और भी मेरे कई सारे दोस्त जिनके नोट्स के थ्रू मैंने हेल्प ली। मैं इन सभी लोगों का और मेरे गुरुजनों का, जो भी मेरे गुरुजन हैं, चाहे दृष्टि आईएएस की मेंटरशिप टीम हो या पीयूष सर हों, सब्बीर सर हों, विकास दिव्य कीर्ति सर हों, मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सिविल सर्विस में आने का मन कैसे बनाया आपने, कि कैसे सोचा कि आईएएस ही बनना है? सर ये मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मेरी स्कूलिंग के टाइम के दौरान। सर उस टाइम मेरे जो प्रिंसिपल थे मनोज सोलंकी और संजय सोलंकी सर, उनका ये कहना था कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है और अगर तुमने सही से इसको चैनलाइज कर लिया तो तुम जरूर सिविल सर्वेंट बन जाओगे। सर उस टाइम मेरे लिए एकदम ऐसी बात थी कि बस ठीक है, मतलब प्रशंसा हो रही है, वो वाली बात थी। मैं नहीं समझता था कि सिविल सर्वेंट का मतलब क्या है। लेकिन मेरे मामा जी सोनू सोलंकी, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, उनकी ये जिद थी कि तुमको तैयारी करनी है और हम जितना होगा हमसे हम सपोर्ट करेंगे। तो सर वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। नवोदय विद्यालय, जहाँ से मैंने कक्षा 9 से और 12 तक की स्कूलिंग की है, वहाँ मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिला और फाइनली सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाके सर सुंदरलाल छात्रावास में मैं रहा था। वहाँ ये बहुत कल्चर है सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। तो वहाँ से सर मेरे ये जो ड्रीम थे वो सेफ होने स्टार्ट हुए थे। आपने जो सपना देखा, उस सपने के पीछे एक परिवार का जो बैकग्राउंड है, वह आपके सपने को लेकर के कैसे आगे बढ़ रहा था? किस बैकग्राउंड से आप थे उस वक्त? सर मैं मूल रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव रघुनाथपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में है। तो सर मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का छात्र हूँ और आर्थिक तौर पर सर मैं बहुत ही एक लोअर वर्ग से आता हूँ। मतलब मेरी परिस्थितियाँ एकदम ऐसी नहीं थी कि मैं फाइनेंशियली बहुत साउंड था या मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। तो सर मैंने वही ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर नवोदय विद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के माध्यम से अपनी जर्नी को सर कंप्लीट किया है। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी पेशे से किसान हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं। तो घर की स्थिति, मतलब चूंकि यूपीएससी की तैयारी का मतलब है सालों की मेहनत, और सालों की मेहनत के बाद बहुत सारा खर्चा, तो ये जो था, किस तरह से आपको सपोर्ट मिला इसमें घर का? सर इसमें मेरी माताजी, मेरे पिताजी और मेरी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। सर मेरी बहनें मेरे से उम्र में छोटी हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में। उन लोगों ने वही अपने सर कृषि से और
सर जो हम मवेशी पालते हैं, दुग्ध उत्पादन करते हैं, उसके ज़रिए सर मेरी ये पढ़ाई को फाइनेंस किया था। और सर जैसे कभी कुछ कठिनाइयाँ आती थी तो मेरी मौसी जी, मेरे मामा जी, मेरे अंकल और मेरी दोस्त प्रियंका, इन सारे लोगों का सर सपोर्ट रहा था। तो इस तरह से सर मैंने अपनी पढ़ाई को मैनेज किया था। जब आप सफलता हासिल किए और अखबारों में आपके नाम आना शुरू हुए, हर जगह आपकी फ़ोटो आना शुरू हुई, तो उसमें आपके घर की फ़ोटो और आपके घर के वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुए, जिसमें यह चीज़ दिखाई गई कि स्थिति जो थी बहुत ही मजबूत नहीं थी, लेकिन आपके अंदर वो मजबूत स्थिति बनाने की जो ललक थी, तो वो कैसे आपको मोटिवेट कर रही थी उस परिस्थितियों के बीच में? आप क्या सोचते थे जब उस वक्त अपने घर में रहते थे और देखते थे, क्या लगता था आपको? सर मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ सर, वहाँ मतलब खोने के लिए कुछ था नहीं। अब सारी चीज़ें यही थी कि बस पाना है। तो सर वो जो ललक थी कि पाना है, कुछ अच्छा करना है, और उसमें सर मतलब जैसे कोई बैकग्राउंड नहीं था किसी भी क्षेत्र में, तो सिर्फ एक ही रास्ता था कि पढ़ना। तो सर मैंने पढ़ाई को चुना और अपने जो ड्रीम था, जो मेरा ड्रीम, जिसमें मेरे गुरुजनों ने मदद की, मैंने उस ड्रीम के लिए ये जानने की कोशिश की कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज है क्या और इसको पाने के बाद में क्या होता है। और सर जैसे कभी कभी डिमोटिवेशन होता था तो मैं वही सोचता था कि मतलब माता पिता हैं, वो मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक दिन मुझे मतलब कुछ अच्छा करके उनकी मेहनत को सफल करना है। तो मैंने अपने माता पिता और गुरुजनों का ध्यान रखा, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया था और खुद कठिनाइयों में रहकर मतलब मेरे ड्रीम को उन्होंने पूरा करने में मेरी हेल्प की। तो वो मेरे लिए सर अपने आप में एक बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था। फिर सर एक चीज़ ये भी थी कि केवल मैं ही इस बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे ये था कि मैं कुछ करूँगा तो इससे बहुत सारे लोगों को उम्मीद मिलेगी, वो उनको सपने देखने की एक सपने देखने का मौका मिलेगा और उस सपने को ना केवल देखने का बल्कि पूरा करने का मौका मिलेगा। तो सर ये सारी चीज़ें थी जो मुझे मोटिवेट कर रही थी। कहते हैं यूपीएससी के सफ़र में कई साल लग जाते हैं, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कौन से नंबर का मेंस था, कौन से नंबर का इंटरव्यू था? ये सर मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मेरा पहला प्रयास 2021 में हुआ था, जिसमें मैं असफल रहा था। उसमें सर कोविड ईयर थी तो मैं कुछ खास तैयारी नहीं कर पाया था। उसके बाद 2022 में मेरा पहला मेंस हुआ था, लेकिन मेंस में मार्क्स कम होने के कारण मैं इंटरव्यू के लिए नहीं हो पाया था। इस साल सर मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और मेरी रैंक 239 है। 2021 में आपने पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन तैयारी की बात करें अगर, चूंकि परीक्षा ही प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू, एक साल तो उसी में लग जाते हैं, तो तैयारी एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुई? शुरुआत जीरो से आपने कहाँ से की? जी सर, ये शुरुआत होती है मेरी स्कूलिंग से, जैसा मैंने बताया था। उसके बाद में सर नवोदय विद्यालय में मैंने 12th तक पीसीएम से किया था। सर 12th के बाद में मैंने सीरियसली सोचना स्टार्ट किया था कि ड्रीम या गोल तो मैंने रख लिया है, लेकिन उसको अचीव कैसे करना है। तो उसके लिए सर पीसीएम से होने के बावजूद मैंने बीए को अपने ग्रेजुएशन के रूप में चुना, क्योंकि मैंने जैसे 12th में सिलेबस को मैंने धीरे धीरे स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे ये आइडिया हो गया था कि ह्यूमैनिटी का वेटेज होता है और सारी चीज़ें जीएस से रिलेटेड हैं। तो मुझे ये था कि बीएससी या बीटेक करने का कोई फ़ायदा मेरे लिए है नहीं। तो मैंने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट से मैं रूबरू था कि वो ह्यूमैनिटीज उसमें होती हैं, तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन में बीए को चुना और वहाँ से पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री मैंने अपने विषय रखे थे और वहाँ से सर पहली बार इसको सीरियसली स्टार्ट किया था। फिर 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सर 1-2 महीने लॉकडाउन की वजह से मैं घर रहा था। फिर अक्टूबर 2021 से मैंने दिल्ली का रुख किया कि दिल्ली में रहकर मैं तैयारी करूँगा। यहाँ सर फिर 2021 से मैंने अपना तैयारी स्टार्ट की थी सर। जब आपने 2021 से तैयारी स्टार्ट की तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए उस वक्त क्या रणनीति रही? सर प्रारंभिक परीक्षा के लिए मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, जैसे मैंने सिलेबस को स्क्रॉल किया था, उसके टॉपिक और सब टॉपिक्स को देखा था, तो मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि इसमें जो मेरे मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं, मेंस में भी और पीटी में विशेष तौर पर प्रीलिम्स जो होता है, तो प्रीलिम्स में सर मैंने पाया कि 6 सब्जेक्ट बहुत एसेंशियल हैं, जिसमें हिस्ट्री, उसमें एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर भी इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक एंड एनवायरनमेंट, ये सर मेन सब्जेक्ट हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, एथिक्स है, गवर्नेंस है, लेकिन वो छोटे छोटे हैं और मेन से स्पेसिफिक ज़्यादा हैं। तो मेरा ये था कि पहले इन 6 सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी है, इनको अच्छे से करना है, क्योंकि ये मेरे प्रीलिम्स में तो होंगे ही होंगे, साथ ही मेंस में भी हेल्प करेंगे। तो सर मैंने पहले इन विषयों पर फोकस किया, इनको अच्छे से किया। उसके बाद में फिर मैंने एथिक्स को किया, क्योंकि वो एक पूरा पेपर है 250 नंबर का। उसको कंप्लीट करने के बाद में फिर जो छोटे छोटे सब्जेक्ट थे उनको मैंने प्रीलिम के बाद में फोकस किया था। फिर सर मेंस होने के साथ साथ मैंने फिर इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक होकर तैयारी स्टार्ट कर दी थी। टीम दृष्टि आपकी तैयारी में किस तरह से सहायता पहुंचा रही थी? सर दृष्टि ग्रुप से मेरा पहला इंटरेक्शन स्टार्ट होता 2022 में। सर उस दौरान जब मेरा पहला प्रीलिम्स हुआ था तो मैं मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। मैंने सिर्फ उस नज़रिए से पढ़ाई की थी कि पीटी हो जाए, मतलब आंसर राइटिंग मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की थी। तो उस दौरान मुझे पता चला कि दृष्टि IAS में मेंटरशिप करके एक प्रोग्राम रन होता है, जिनका मेन फोकस होता है कि आंसर राइटिंग और रिग्रेस आंसर राइटिंग। तो सर वहाँ से मैंने 2022 में पहली बार दृष्टि ग्रुप की जो मेंटरशिप प्रोग्राम था करोल बाग में इंग्लिश मीडियम का, उसको ज्वाइन किया सर।
वहाँ क्योंकि सर मैं पहले से प्रिपेयर्ड नहीं था, तो आंसर राइटिंग में मुझे डिफ़िकल्टी आती थी, लेकिन कुछ वहाँ के जो मेंटोर्स थे, मैं अभी नाम तो मुझे उनका एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उन सर को मैं मतलब तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ बिना नाम लिए ही, क्योंकि नाम मुझे पता नहीं है। तो उन सर ने काफ़ी मेरी हेल्प की थी, आंसर को फॉर्मेट कैसे करना है, अगर उसमें डेटा फैक्ट वगैरह को कैसे यूटिलाइज करना है। पर सर दुर्भाग्यवश में मेरा मतलब प्रैक्टिस की कमी होने की वजह से मैं पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाया था 2022 में। मेरे जीएस के और ऑप्शनल के पेपर कंप्लीट नहीं हुए थे, जिस वजह से मेरे मार्क्स कम थे। सर 2023 में फिर दोबारा से मैंने मेंटोरशिप में एनरोल किया और फिर से मैंने वो रिग्रेस, सर इस बार मैंने रिग्रेस आंसर राइटिंग की थी, और जो भी जितनी भी सारी प्रोसेसेज थी, जो भी मेरे मेंटर्स के इनपुट थे, मैंने उन इनपुट्स को यूटिलाइज किया। उसमें सर फिर एसए के लिए विकास दिव्य कीर्ति सर की पर्सनल क्लासेज जो हुई थी, उन्होंने पर्सनली ली थी, उन क्लासेज को मैंने ज्वाइन किया था। तो सर इस तरह से दृष्टि ग्रुप का मेरे सफलता में योगदान रहा था। आपने यहाँ पे मेंटर की बात की, गाइडेंस की बात की। आपके लिहाज से पूरी तैयारी में सिलेक्शन के लिए गाइडेंस कितना महत्वपूर्ण है? सर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। वो गाइडेंस ऐसा नहीं है कि केवल कोचिंग संस्थान के रूप में ही हो, आपके सीनियर्स भी आपके गाइड हो सकते हैं, या जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो सारे संस्थान या कोचिंग संस्थान हों या फिर आपके सीनियर्स हों, तो गाइडेंस की सर बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि मटेरियल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ये एक तरह से इन्फोडेमिक है कि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि वो एक पेंडेमिक का रूप ले चुकी है। तो वैसे में सही रिसोर्सेज का चयन करना, उन रिसोर्सेज को सही तरीके से पढ़ना, एक रणनीति के तहत पढ़ना, ऐसे में सर एक गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने बताया फिर जो कमियां थी अगले मेंस के लिए आपने उन कमियों को दूर किया। तो जो मेंटरशिप प्रोग्राम दृष्टि का था उसमें आपने कैसे अपने देखा कि कौन सी कमियां हैं, क्या वो पहचानने का वहाँ पे मौका मिला, दूर करने का वहाँ कैसा मौका था? जी सर, कंटेंट तो मैं खुद से तैयार कर ही रहा था। उसमें मेरे एक और मित्र थे जो एक अलग कोचिंग संस्थान में वो कुछ ज्वाइन कर रखे थे, तो उनके इनपुट्स मैं लेता था। प्लस यहाँ सर मेरा था कि उसको अप्लाई कैसे करना है। तो मैं जब अपने आंसर राइटिंग करता था, तो जब मुझे इवेल्युएशन होके मिलता था, तो इवेल्युएशन में कुछ तो रिमार्क्स मेंटर्स लिखते ही थे कि ये आपका अच्छा है या ये कमियां हैं। तो मैं अपनी कमियों को फोकस करता था और कोशिश करता था कि अगले जब आंसर मैं लिखूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं आंसर लिखूंगा, तो उन गलतियों को एटलीस्ट रिपीट ना करूं। और अगर उनका कुछ अच्छा इनपुट है, अगर वो बोल रहे हैं कि ये डेटा यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करता था कि नेक्स्ट टाइम जब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इस डेटा को यूटिलाइज करूँगा। इसके अलावा सर जब फीडबैक मिलने के बाद में एक पर्सनल जो मेंटर्स जो होते थे वो भी इंटरेक्ट करते थे, तो कई बार उनके जो पॉइंट्स होते थे जो मुझे लगता था कि मेरे यूज के हैं, तो मैं कोशिश करता था कि उनको इम्बाइव करने की, अपने में इनकलकेट करने की। तो सर इस तरह से मेंटोर से हेल्प मिली थी। कहते हैं यूपीएससी की तैयारी में सिर्फ 4-5 घंटे सोना होता है और 20-20 घंटे, 16-16 घंटे, हर किसी के अपने अपने घंटे होते हैं। तो आपके कितने घंटे थे? हाँ सर, जैसे मैं अगर उस चीज़ के लिए कहूँ कि 20-22 घंटे, तो सर मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। 24 घंटे में से आप 4 घंटे में सोना और सारी एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। और फिर सर मैं अपने लेवल पे बात करूँ तो मेरे लिए सर कोई टाइम बाउंड नहीं रहता था। मेरा ये था कि मैं अपने टारगेट सेट करता था कि जीएस के लिए आज मुझे ये पढ़ना है, ऑप्शनल के लिए मुझे ये पढ़ना है, एक मेरा न्यूज़पेपर कंपलसरी है वो करना है, और सीसेट या फिर कोई और जैसे कोई पॉडकास्ट है, ताकि मुझे मतलब पढ़ाई के अलावा भी मेरी थॉट डेवलप होने में हेल्प हो। तो मैं इस तरह से सर अपनी डेली रूटीन को मैं टारगेट करता था, और उसके लिए फिर मुझे चाहे 8 घंटे देने पड़े, 10 घंटे देने पड़े या 12 घंटे देने पड़े, इससे ज़्यादा तो मैं शायद नहीं पढ़ पाया हूँगा। मैं वो कहूँगा भी नहीं कि 14-15 घंटे पढ़ा हूँ। ऑन एन एवरेज मेरा सर 8 से 10 घंटे या 12, मैक्सिमम 12 घंटे, इतने में मेरे टारगेट कंप्लीट हो जाते थे। और इसके बाद में फिर मैं एक टाइम रखता था रिवीजन के लिए। तो सर मेरी रणनीति ये थी। इतना समय आप डेली अगर 14-14 घंटे भी देते हैं, 10-12 घंटे भी देते हैं, तो एक समय के बाद तो लगता है कि कुछ मनोरंजन भी किया जाए। तो उसके लिए भी कुछ कर रहे थे या लगातार? हाँ सर, मेरी एक एडिक्शन जैसे है कि मूवी जैसे ही आती है तो मुझे तुरंत मूवी देखनी होती है। मैं मूवीज और वेब सीरीज को बहुत ज़्यादा देखता हूँ। इवन सर ऐसा था कि मेंटरशिप करते करते और वो मेंस के जो दबाव था उसके बावजूद भी मैंने कम से कम 10 से 12 मूवी देखी होंगी और 6-7 वेब सीरीज देखी होंगी। तो मतलब एक ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस को सजेशन भी है कि अगर आपका पढ़ाई के दौरान कोई इंटरेस्ट है तो थोड़ा दिमाग को लाइट करने के लिए आप इतना उसको जारी करते रहें कि आपको तनाव ना हो और आपकी पढ़ाई अफेक्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ों में सामंजस्य बना के कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि समाज और दुनिया से कट जाना है। एकदम जरूरत नहीं सर। एग्जाम ऐसा है कि आपको रोबोट नहीं चाहिए होते हैं, उनको मशीन नहीं चाहिए होती हैं। अगर रोबोट ही चाहिए होते तो हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं होती। वो एक ऐसा आदमी चाहते हैं जो थिंकिंग बीइंग हो, सोशली इंटरेक्ट कर सके, लोगों से इंटरेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम से उनको जान सके। तो वैसे में सर आपको सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो रोबोट बनने की एकदम ज़रूरत नहीं है। पर ये दबाव बहुत सारे लोग फील करते हैं कि थोड़ी देर के लिए सोचते हैं एंटरटेनमेंट करेंगे
और 1 मिनट में ही जहाँ रील्स थोड़ी सी स्क्रॉल करना शुरू किए तो पता चलता है कई घंटे निकल गए, फिर वो डेली की आदत पड़ गई, उससे कैसे बचा जाए? सर मैं जैसे रील्स आप बोल रहे हैं तो सर मैं रील्स नहीं देखता था सर, मैं ऐसी चीज़ें नहीं देखता था कि जिसमें टाइम का पता ही नहीं लगे। मेरा ऐसे रहता था सर कि कोई मूवी देखनी है तो 2 घंटे की मूवी फिक्स है, अब मैं वो 2 घंटे की मूवी देख लूँगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक चीज़ रहती थी कि जो मेरा आज का टारगेट है वो मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद में टाइम जब रहेगा तो मैं मूवी देख लूँगा। मतलब मेरे मूवी देखने से या कोई अदर एक्टिविटी करने से मेरी पढ़ाई पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ये सब रहता था मेरा। अच्छा, जो आपने अस्मिता की बात की थी, वो मेंटरशिप प्रोग्राम की बात की थी, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपका रूटीन क्या रहता है, मतलब सुबह से लेकर के रात तक का पूरा? सर जो मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन की थी उसमें सर ऐसा था कि वो करोल बाग में लाइब्रेरी थी, मुझे लाइब्रेरी का एक्सेस था और आंसर राइटिंग करने के लिए वहाँ पे डेली टेस्ट होते थे और मेंटर्स मुझे इनपुट प्रोवाइड करते थे। तो सर मेरा रूटीन ये रहता था कि मैं सुबह लाइब्रेरी में जाता था, लाइब्रेरी में जाके जो भी मुझे डेली आंसर राइटिंग के लिए जो टारगेट मिलता था मैं अपनी आंसर राइटिंग करता था। और अगर मेंटर्स मेरे से इंटरेक्ट उस दिन कर रहे होते थे तो उनसे इंटरेक्ट करना, अपनी कमियों को जानना, अपनी कॉपी लेके सर से इंटरेक्ट करना और उसके बाद में फिर जो भी इनपुट हैं उनको इनकलकेट करना, एक डायरी बना के जो भी चीज़ें थी, जो कमियां थी उनको लिखना और उन पर टिक लगाते रहना कि ये कमियां मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। इसके अलावा सर बाकी जो टाइम रहता था उसमें मैं अपने कंटेंट को रिफाइन करने की कोशिश करता था कि मेरा कंटेंट और ज़्यादा अच्छा हो और मैं और अच्छे से मतलब लिख पाऊँ। ऑप्शनल क्या था आपका, उसकी कैसे तैयारी की? सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, उसके लिए मैंने एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया था, लेकिन वहाँ से मुझे बहुत कुछ हेल्प नहीं हुई थी, तो उसके बाद में फिर मैंने खुद से तैयारी स्टार्ट की। इसके अलावा जैसे दृष्टि ग्रुप में भी जब टेस्ट कंडक्ट होते थे तो वहाँ पे ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज थी, तो वहाँ की जो टेस्ट सीरीज थी और जो उसका जो सॉल्व पेपर मिलता था उससे भी मैंने कुछ इनपुट लिए थे और अपने ऑप्शनल में उनको इनकलकेट करने की कोशिश की थी। इंटरव्यू की अगर बात करें तो जैसे कहा जाता है कि इंटरव्यू की अलग से कोई खास तैयारी होती है, कुछ लोग कहते हैं इंटरव्यू की कोई तैयारी करनी नहीं, आप जैसे हो बस वैसे ही चले जाओ, तो आपके साथ कौन सी स्थिति बनी? सर मेरे साथ ये था कि जैसे मेरा पहला इंटरव्यू इस बार था, लास्ट ईयर में इंटरव्यू के लिए अपियर नहीं कर पाया था, तो मेरा पहला इंटरव्यू था, मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं सर। इसमें इंटरव्यू में 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है कंटेंट, एक होता है उसको डिलीवर करना। तो कंटेंट के लिए सर एक चीज़ है कि आपके जीएस के जो 4 पेपर हैं जो अब तक आपने तैयारी की है वो अपने आप में एक कंटेंट होता है। इसके अलावा कंटेंट में एक चीज़ होती है डेफ, आपका जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका एरिया जिससे आप बिलोंग करते हैं उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है और आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनके बारे में आपको जैसे अलग से तैयारी करने की कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को जानना होता है। मतलब ये एक ऐसा टाइम होता है पूरी तैयारी का जहाँ आप अपने आप को पढ़ रहे होते हैं और अधिकतर टाइम तो हमें किताबों को पढ़ना पड़ता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। इंटरव्यू के टाइम पर हमें अपने आप को एनालाइज करना रहता है कि हमारी हॉबी क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारे इंटरेस्ट में जो हमारी जो क्वेरीज हैं उनको हमें सर्च करना रहता है, एक्सप्लोर करना रहता है, अपने बारे में सोचना होता है कि हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं। तो सर कंटेंट के लेवल पर तो ये था। दूसरा ये होता है कि उस दौरान इंटरव्यू के दौरान आपको थोड़ा सा अपने आप को और ओपन रखना होता है देश दुनिया के लिए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, और उसको एक थोड़ा सा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से सोचना होता है, ऑब्जेक्टिव वे में कि भाई इसके पीछे रीजन्स क्या हैं, फैक्ट क्या है, थोड़ा सा न्यूट्रल होके ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। आप जब इंटरव्यू दे रहे थे, कहते हैं कि इंटरव्यू वो एक जो लास्ट मोमेंट होता है पूरी तैयारी का, उसके बाद फिर रिजल्ट जो हमारे हाथ में नहीं होता है, जितना हमारे हाथ में है वो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की कोई खास स्थिति आपको याद है जो उस वक्त आप सवाल हो या आपका जवाब हो? जी हाँ सर, ऐसा था कि मेरे जो चेयरमैन थे दिनेश रासा सर के बोर्ड में मैं था, तो सर ने मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि अपने प्रधानमंत्री जब बने थे तो वो अफ़गानिस्तान यात्रा पर गए थे, वहाँ से ऐसे ही बिना किसी प्लानिंग के वो पाकिस्तान चले गए, वहाँ के पीएम के बर्थडे पर वो उनसे इंटरेक्ट करने चले गए, उनको बधाई दी। तो उन्होंने सर का जवाब क्वेश्चन ये था कि इस पॉलिसी का इंडिया को डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो क्या हुआ, कि उसके बाद में जब पीएम अपने हमारे इंडिया के पीएम वहाँ पे विजिट करके आए, उसके बदले में पाकिस्तान वालों ने हमारे यहाँ पे पुलवामा किया और जो उड़ी में अटैक हुआ था वो सारी चीज़ें की, कि हम तो उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, वो मेरे से ये जानना चाहते थे। तो सर इसमें मेरा जवाब था कि सर हम उनको ये पाकिस्तान को ये और देश दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं, हम बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अगर सामने वाला हमारे ऊपर अटैक करता है, फोर्स का यूज करता है, तो हम फिर कम नहीं हैं। इसके बदले में हमने उड़ी और बालाकोट जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो की थी, लेकिन फोर्स का यूज करने से पहले जो कि हमारी फिलॉसफी भी है, हमारे जो ग्रंथ हैं या जो हमारे महान विचारक हैं उन्हीं सभी का या डिप्लोमेसी है उसका एक है कि पहले डिप्लोमेसी के थ्रू, पीस और नेगोशिएशन के थ्रू मुद्दों को सुलझाओ।
तो हम दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बातचीत के जरिए मुद्दों को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला फोर्स यूज करेगा तो हम डबल उस फोर्स के साथ उनको जवाब देंगे। तो सर ये मेरा जवाब था, जो मुझे लगा कि सर इससे काफ़ी सेटिस्फाई थे और इम्प्रेस भी थे। तो उस वक्त एक कॉन्फिडेंस भी आया होगा। जी सर के एक्सप्रेशन देख के थोड़ा लगा कि अच्छी डायरेक्शन में इंटरव्यू मेरा चल रहा है। उसके बाद फिर क्या स्थिति थी, जैसे एग्ज़ाम हो गए सारे, फिर सर ये इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद फिर थोड़ा रिलीविंग फील हो रहा था कि ठीक है इंटरव्यू ठीक हुआ है और मेंस सारा मैंने कंप्लीट किया है। तो कहीं ना कहीं सर एक मन में था कि इस बार लिस्ट में नाम आ जाए मेरा, मतलब एकदम ओवर कॉन्फिडेंट तो मैं नहीं था, लेकिन लग रहा था कि इस बार भगवान कैसे भी आ जाए, ऊपर वाले का नाम लेके हर टाइम पर यही लगता था कि इस बार बस आ जाए। आपकी तैयारी में विकास सर की क्या भूमिका थी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से? सर प्रत्यक्ष तरीके से तो था कि जब मैं मेंटरशिप में था तो उस दौरान सर से 2 बार इंटरेक्शन मेरा हुआ था। एक बार एसए के लिए, तो एसए की सर ने 4 या 5 क्लासेज ली थी उस दौरान। तो सर मेरा एसए, उससे पहले मुझे एसए का भी नहीं आता था कि एसए कैसे लिखना होता। तो सर ने वहाँ पे बताया कि कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, कैसे कोई टॉपिक है तो उसके मल्टीपल डायमेंशन तोड़ने होते हैं, कैसे अलग अलग डायमेंशंस को कंक्लूड करना है। तो इस तरह से एक तो एसए में सर का योगदान था। दूसरा सर ने इथिक्स का क्रैश कोर्स किया था, जो सर उस टाइम शायद मैं अच्छे से यूज नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी मेरा एथिक्स का काफ़ी इनपुट सर से मिला है। तो इस तरह से सर प्रत्यक्ष योगदान इन 2 फेजेज में था सर का। बात करें आपके कमरे की, जैसे आपके घर की फुटेज बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी सोशल मीडिया में, उस फुटेज में और आप जहां तैयारी कर रहे हैं आज इस वक्त दिल्ली में रह करके, वहां उस कमरे में क्या क्या देखने को मिलेगा? सर अभी जो मैं जहाँ पे रह के तैयारी कर रहा हूँ सर, वो तो एक स्टूडेंट का कमरा है कि वहाँ पे बुक्स हैं, टेबल चेयर हैं, वही नेहरू विहार का पंखा है, नेहरू विहार की वो एक जो चारपाई होती है वो है सर। तो ये तो सर एक एस्पिरेंट का कमरा है, लेकिन जो सर मेरी जो तस्वीरें घर की जो वायरल हो रही हैं वो मेरा एक्चुअल वास्तविक घर है, और वो उस पवन का घर है जो कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है। तो जब आप इतने साल से लगातार तैयारी में थे, तो एक होता है कि तनाव की स्थिति तो बनती ही है। जब हम फेल होते हैं कहीं पे प्रीलिम्स और मेंस में अटकते हैं तो लगता है कि पता नहीं, क्योंकि एक रहता है कि संभावना ही है कि सफल होने की, हम सुनिश्चित नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में आपके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे थे, क्या चल रहा था कि क्या करेंगे, कि आगे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या डर भी कोई था, एंजाइटी कोई? सर डर और एंजाइटी हमेशा रहता है सर, क्योंकि प्रोसेस इतनी लेंथी है और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है सर। जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि कम से कम 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं प्रीलिम्स के लिए, 5 से 6 लाख अपीयर होते हैं और फाइनली सेलेक्ट होते हैं 1000 या 1000 से कम। तो सर ऐसे में 10 लाख और 1000 ये अपने आप में डिस्प्रोपोर्शनेट रेशियो है। तो डर लगना सर स्वाभाविक है, ये मतलब कोई सर्टेन हो ही नहीं सकता कि मेरा हो जाएगा। सब प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपके हार्ड वर्क और आपकी प्रोसेस का गेम है कि आप कितने ईमानदार हैं। थोड़े से लक की भी ज़रूरत होती है इसमें। तो सर एंजाइटी होती थी, कई बार लगता था कि मैं ये कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा। मेरे बाकी सारे दोस्त अलग अलग जगह सेलेक्ट हो चुके हैं, तो मैं भी अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी मैंने भी की होती तो शायद मेरा भी सिलेक्शन हो गया होता। लगता था कि बीए ना करके बीटेक की होती तो कहीं प्लेसमेंट हो गया होता। फिर एहसास होता था कि बीच बीच में कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ ताकि घर वालों को सपोर्ट कर पाऊँ या एटलीस्ट अपना खर्चा खुद से चला पाऊँ। तो ये सारी फीलिंग्स आती थी सर, लेकिन फिर एक ही मोटिवेशन था कि थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लूँ, ना जाने मतलब मेरी प्रोसेस अच्छी रहे तो सिलेक्शन हो जाए। यही सर विश्वास था, यही उम्मीद थी, तो मैं लगा रहा सर इसी को लेके। फिर तो जब आप ये लगातार लगे रहे, फिर फेलियर भी मिला, तो अब आप अपनी तरफ से विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे जो यही दबाव महसूस करते हैं? सर उनसे मेरा मतलब एक ये अपील और सजेशन दोनों हैं कि आपके रास्ते की जो भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को अपने रास्ते का अवरोध ना बनने दें। वो बाधाएं आपके मार्ग को अवरोध ना कर दें। उसके लिए आप सोचिए कि मतलब एक तो आपको अपनी परिस्थितियों को एकदम से उलटना है। आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, पूरी दुनिया आपके लिए पड़ी है, आपकी पूरी दुनिया हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करते रहें, अपनी प्रोसेस को सही रखें। तो अपनी जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को पार पाने के लिए क्या कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में सोचें, ना कि बाधाओं के बारे में। और अपने जो दोस्त हैं, अपने जो परिजन हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन रखें अच्छे से, उनके सहयोग से सारी चीज़ें करते रहें। कई बार विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लेकिन आपके परिवार वाले, माता पिता या आपके परिजन हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो ऐसे लोगों को खोजें जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ में रहें और जो भी अवरोध हैं उन अवरोधों को दूर करने की कोशिश करें। हार्ड वर्क करें, अपनी प्रोसेस में पूरी तरह से ईमानदार रहें। अपनी प्रोसेस में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईमानदार रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलती है, ऐसा मेरा मानना है सर, और विश्वास भी है। एक डर विद्यार्थियों में इस बात का रहता है प्लान बी वाला, तो क्या वो रखना चाहिए? सर मेरा मानना है कि जैसे यूपीएससी 6 अटेम्प्ट देती है,
तो जब आप पहला अटेम्प्ट दे रहे होते हैं तो पहले अटेम्प्ट में आपको एकदम सीरियस होना चाहिए। आप अपनी प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करें, अपने सिलेबस के बारे में जानें, अपने रिसोर्सेज के बारे में जानें, अपने रिसोर्सेज को कंसाइज और प्रिसाइज रखें। ये करने के बाद में आप अपनी 110% या 150% अपने पहले अटेम्प्ट में दें। उसके बाद में अगर आपको सफलता मिलती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फेलियर मिलता है, जिसकी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो एक बार बैठें, इंट्रोस्पेक्ट करें खुद को कि कहाँ कमियाँ रही हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। और वो कमियां अगर इतनी हैं कि पट जाएंगी, वो कमियां ओवरकम हो जाएंगी। जैसे अगर 110 कट ऑफ है और आपके 90 हैं या 100 हैं, तो आप अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। पर अगर 100 में से 20 हैं तो ये चिंता वाली बात है। फिर आपको एक सीरियस थॉट देने की आवश्यकता है कि वाकई क्या मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, मेरा एप्टीट्यूड वैसा है या नहीं है। तो सर मेरा मानना है कि पहले 2 या मैक्सिमम 3 प्रयास आपको एकदम अपने 150% के जो प्रयास से देने चाहिए। और इतने में भी अगर आप डिस्प्रोपोर्शनेटली बाउंड्री से बहुत पीछे हैं तो आपको सीरियसली प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। और स्पेशली जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हों जहां आपकी परिस्थितियां एकदम माकूल नहीं हैं, तो ऐसे में सर 3 या 2 अटेम्प्ट के बाद में प्लान बी के बारे में सोचना कुछ गलत नहीं होता। अपने 3 अटेम्प्ट और 4 से 5 साल में आप सफलता के बाद एक छोटे से कमरे से निकलकर, जहाँ पे कहते हैं लोग इस बात का भी मजाक उड़ाते हैं कि लोग बाथरूम में अगर गिर जाएं तो गिरेंगे भी नहीं, खड़े रहेंगे। जी तो अब एक पूरे शहर को संभालना है, पूरे जिले को संभालना है, तो कौन सी बातें हैं जो आप जिंदगी भर अब याद रखेंगे इस तैयारी के दौरान? सर एक तो सबसे पहले तो यही है कि मैं जहाँ से आ रहा हूँ मैं वो हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही जैसे बैकग्राउंड से आ रहा हूँ वैसे ही लोगों को मुझे सर्व करना है। इंडिया केवल शहरों में नहीं है, केवल मेट्रोज में नहीं है, उसकी 70 से 75% जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं मेरे जैसी है, जिसकी समस्याएं क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आ रहा हूं तो मुझे पता है कि उनकी वास्तविक समस्याएं हैं क्या। तो मेरा प्रयास सर यही रहेगा कि जो मैं एक हम्बलनेस है वो हमेशा मेरे अंदर रहे। जो ग्राउंड से मैं जुड़ा हुआ हूं, जिस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं, वो मेरी रूट हमेशा वो एग्जिस्ट करती रहे, ऐसा ना हो कि वो रूट खत्म हो जाए। तो पहला प्रयास तो सर यही है कि मैं अपने पूरी जर्नी को और अपने बैकग्राउंड को हमेशा याद रखूँगा, हम्बल रहने की कोशिश करूँगा। दूसरा सर मेरा होगा कि मैं जो प्रॉब्लम मैंने फेस की हैं मैं उनका अपने लेवल पर क्या सुझाव या सॉल्यूशन देख सकता हूँ वो मैं खोजने की कोशिश करूँगा। जो भी पॉलिसीज हैं या जो भी सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो वास्तविक जो उसके लाभार्थी हैं उनको मैं वो इनपुट दे सकूँ। सर मेरी तरफ से यही मेरा योगदान रहेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जीवन में बहुत सारी चुनौतियां थीं और उसके बाद फिर परीक्षा की तैयारी और उसमें भी असफलता, और उस असफलता के लिए हम कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। तो उसे स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने आप को फिर से तैयार किया और उसके बाद आईएएस बने। तो टीम दृष्टि की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं।